नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं वैश्विक व्यापार जगत की कुछ ताज़ा हलचलों पर। हमारे पास 1 सितंबर 2025 की कुछ अहम बिजनेस रिपोर्ट्स हैं। जी। और कोशिश रहेगी कि इन रिपोर्ट से मुख्य बातें और ट्रेंड्स निकालें। हाँ, मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और कुछ खास क्षेत्रीय बाजारों में क्या चल रहा है उसे समझें। और शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास से करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब एक तरफ तो एशिया में मैन्युफैक्चरिंग धीमी हो रही है और दूसरी तरफ चीन का एआई सेक्टर बाजार को जैसे खींच रहा है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले एशिया के इन मिले-जुले आर्थिक संकेतों को ही लेते हैं। जी। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन में भी फैक्ट्री गतिविधि सुस्त पड़ रही है। हाँ, ये पीएमआई के आंकड़े दिखा रहे हैं। बिल्कुल। जापान का पीएमआई देखिए 49.7 पर है। थोड़ा सुधरा, पर अब भी 50 से नीचे। मतलब संकुचन तो है ही। हाँ, और निर्यात ऑर्डर कमजोर हैं, घरेलू मांग भी वैसी नहीं है। और चीन का हाल भी कुछ वैसा ही है, लगातार गिरावट वहां भी। हाँ, चीन में तो लगातार 5वां महीना है फैक्ट्री गतिविधि में गिरावट का। ये थोड़ा चिंताजनक ट्रेंड है। हम्म इसके पीछे क्या कारण लगते हैं? क्या ये सिर्फ वैश्विक मंदी है या कुछ और भी? वही मैं सोच रहा था। अमेरिकी टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता है, उसका भी रोल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, 50 से नीचे पीएमआई का मतलब ही है कि मैन्युफैक्चरिंग सिकुड़ रही है। हम्म, और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं, वैश्विक मांग में कमी साफ दिख रही है। ऊपर से ये व्यापारिक तनाव, खासकर टैरिफ वाली अनिश्चितता, ये कंपनियों का मूड खराब करती है। सही कहा। जब आगे का साफ ना दिखे, तो कौन निवेश करेगा या प्रोडक्शन बढ़ाएगा? जी, फैसले लेना मुश्किल हो जाता है ऐसे माहौल में। हाँ, लेकिन अब देखिए कहानी का दिलचस्प मोड़। अच्छा। जहां ये मैन्युफैक्चरिंग सुस्त है, वहीं चीन का शेयर बाजार, खासकर CSI 300 इंडेक्स, वो अगस्त में 10% से ज्यादा उछल गया। अरे वाह! ये कैसे? लगता है एआई इनोवेशन और सरकारी पॉलिसियों का कमाल है। मतलब एआई का इतना असर? हाँ, अलीबाबा के हांगकांग वाले शेयर करीब 19% बढ़ गए। ओह! और हुआवे की जो एआई चिप डेवलपमेंट है, उसमें भी जबरदस्त रुचि दिखी। ये तो बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल है। और ये दिखाता है कि कैसे अर्थव्यवस्था के कुछ खास नए सेक्टर्स जैसे एआई वो व्यापक रुझानों से अलग चल सकते हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी और सरकारी सपोर्ट दोनों का बड़ा हाथ है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, ये पूरी तस्वीर नहीं है। इसी वक्त जापान में देखिए। हाँ, वहां टेक स्टॉक्स गिरे, निक्केई नीचे गया। जी, लगभग 2% नीचे। तो बाजार बहुत सिलेक्टिव हो रहा है। हर टेक स्टॉक पर पैसा नहीं लगा रहा। सही है। एक खंडित सी तस्वीर है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा व्यापार के बदलते समीकरणों पर आते हैं। अमेरिकी टैरिफ का मामला, वो भी साफ नहीं हो रहा। हाँ, वो तो और उलझ गया लगता है। एक तरफ तो अपीली अदालत ने ट्रंप युग के कई टैरिफ असंवैधानिक बता दिए। लगा कि चलो कुछ राहत मिलेगी। जी। लेकिन दूसरी तरफ यूएसटीआर क्या कह रहा है कि बातचीत अभी खत्म नहीं हुई, जारी है। हाँ, यही तो कंफ्यूजन है। इससे व्यापार जगत का भरोसा कैसे बनेगा? अनिश्चितता तो और बढ़ गई। वही तो सोचिए, एक तरफ कानून कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ सरकार कह रही बातचीत जारी है। ये जो कानूनी चुनौती और असल नीति के बीच का गैप है ना, ये कंपनियों के लिए प्लानिंग बहुत मुश्किल कर देता है। बिल्कुल, क्या माने वो, टैरिफ हटेंगे या नए रूप में आएंगे? एग्जैक्टली। और इस अनिश्चितता से न सिर्फ कॉन्फिडेंस घटता है, बल्कि निवेश के फैसले भी टलते हैं। जिसका सीधा असर इकोनॉमी पर। जी, कंपनियां इंतजार करना बेहतर समझती हैं। और इसी माहौल में वो ग्लोबलाइजेशन वाली बहस भी फिर तेज हो गई है। हाँ, कि ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा है या नहीं। पहले लग रहा था शायद खत्म हो रहा है, पर अब बात आ रही है कि ये रूप बदल रहा है, खत्म नहीं हो रहा। मतलब फ्रैक्चर्ड ग्लोबलाइजेशन। हाँ, वही। खासकर रणनीतिक सेक्टर्स में, जैसे सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक, इनमें ज्यादा विखंडन दिख रहा है। देश इन पर कंट्रोल चाहते हैं या भरोसेमंद पार्टनर्स पर निर्भर रहना चाहते हैं। बाकी व्यापार शायद चलता रहे। ये फ्रैक्चर्ड ग्लोबलाइजेशन या विखंडित वैश्वीकरण शब्द काफी सटीक लगता है मौजूदा हालात के लिए। सप्लाई चेन में जो बदलाव हम देख रहे हैं वो इसी का सबूत है। हाँ, वो अमेरिका चीन तनाव। वो तो है ही, पर अब अमेरिका भारत के बीच जो नए टैरिफ लगे हैं, उससे ये और तेज हो रहा है। अच्छा। कंपनियां समझ रही हैं कि एक ही देश पर, खासकर चीन पर, निर्भर रहना कितना रिस्की है। तो वो चाइना +1 या डी रिस्किंग कर रही हैं। बिल्कुल। चीन के अलावा दूसरे देशों में भी मैन्युफैक्चरिंग या सप्लायर ढूंढ रही हैं। और इससे फिर वियतनाम, मैक्सिको जैसे देशों को फायदा। हाँ, वियतनाम, मेक्सिको, तुर्की, पोलैंड, कई उभरते बाजारों को इसका फायदा मिल सकता है। ये मैन्युफैक्चरिंग के नए हब बन सकते हैं। तो ये वैश्वीकरण का अंत नहीं,
बस पुनर्गठन। बिल्कुल सही। तो ये वैश्विक उथल-पुथल। अब देखते हैं भारत पर इसका क्या असर हो रहा है, खासकर ये नए अमेरिकी टैरिफ। हाँ, वो खबर तो काफी चिंताजनक है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर, खासकर रत्न और आभूषण पर, बहुत भारी टैरिफ लगाए हैं, कहीं-कहीं 50% तक। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जाहिर है इंडस्ट्री में हड़कंप है, सरकार से मदद मांग रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा झटका है। निश्चित रूप से 50% टैरिफ किसी भी इंडस्ट्री को हिला सकता है, और इसका असर सिर्फ उस सेक्टर तक नहीं रहेगा। मतलब ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम करेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर असर डाल सकता है, और सोचिए रोजगार पे कितना असर पड़ेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर भारत में बहुत लोगों को रोजगार देता है। हाँ, ये तो है। अब देखना यह है कि सरकार और इंडस्ट्री इससे निपटते कैसे हैं। क्या बातचीत से हल निकलेगा या नए बाजार ढूंढने पड़ेंगे? ये तो वक्त बताएगा। और इसी बीच एक और खबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, रुपया डॉलर के मुकाबले 89 के पार चला गया है। ओह, 89 का लेवल पार कर गया है। हाँ, रुपए का इस तरह कमजोर होना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये कॉर्पोरेट जगत के लिए चिंता की बात है, खासकर उनके लिए जो आयात करते हैं। आयात महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, लागत बढ़ेगी, मुनाफा घटेगा। हाँ, एक्सपोर्टर्स को शायद थोड़ा फायदा हो, उनका माल सस्ता हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट के लिए अच्छा नहीं है शायद। नहीं, ज्यादा उतार चढ़ाव या अस्थिरता अच्छी नहीं मानी जाती। अब सबकी नजरें आरबीआई पर होंगी कि वो क्या करते हैं, क्या हस्तक्षेप करेंगे। हाँ, क्या वो डॉलर बेचेंगे या ब्याज दरों को लेकर कोई इशारा देंगे, देखना होगा। चलिए अब जरा दक्षिण अमेरिका चलते हैं। एक छोटा सा देश है गुयाना। हाँ, तेल की वजह से काफी चर्चा में है। बिल्कुल, पिछले दशक में वहां तेल के बड़े भंडार मिले और रातों रात किस्मत बदल गई। जी। और अब वहां चुनाव होने वाले हैं, और मुद्दा क्या है कि तेल से जो पैसा आ रहा है उसका करें क्या। अच्छा, ये मुख्य मुद्दा है। हाँ, बहस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, सड़कें, पुल, बंदरगाह, या फिर कल्याणकारी योजनाओं पे खर्च करें, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन। ये तो क्लासिक दुविधा है उन देशों के लिए जहां अचानक प्राकृतिक संसाधन मिल जाते हैं। सही कहा, ये तो बड़ा मुश्किल चुनाव होगा। बिल्कुल, ये गुयाना के भविष्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इतिहास बताता है कि इस तरह की अचानक मिली दौलत को संभालना बहुत मुश्किल होता है। वो रिसोर्स कर्स वाली बात। हाँ, संसाधन अभिशाप। कई देश इसका शिकार हुए हैं। तेल की दौलत से भ्रष्टाचार बढ़ा, बाकी इंडस्ट्री खत्म हो गई, और अंत में देश को नुकसान हुआ। जी। गुयाना के सामने यही चुनौती है। क्या वो इस पैसे से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे ताकि सिर्फ तेल पर निर्भर न रहें, और क्या वो ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि फायदा सब तक पहुंचे? चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे। क्या वो नॉर्वे का मॉडल अपनाएंगे या वेनेजुएला का? बिल्कुल, ये देखना होगा। वाकई। अच्छा, अब कुछ बड़े सौदों और बाजार की दूसरी हलचलों पर नजर डालते हैं। जी। एक बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से है। ब्रिटेन और नॉर्वे के बीच 10 बिलियन पाउंड का सौदा। 10 बिलियन पाउंड? किस चीज का? नए जमाने के युद्धपोत बनाने का। ब्रिटेन बनाएगा नॉर्वे के लिए। खबरें कह रही हैं कि मकसद है आर्कटिक में नेटो की मौजूदगी मजबूत करना। अच्छा, आर्कटिक। हाँ, ये लॉजिकल लगता है। आर्कटिक का भू राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ रहा है। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से। हाँ, बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, संसाधन तक पहुंचना आसान हो रहा है। तो सब देश वहां दबदबा बनाना चाहते हैं। रूस, चीन, अमेरिका। बिल्कुल, सब अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो ये युद्धपोत सौदा इसी बढ़ती होड़ का हिस्सा है। नेटो अपनी उत्तरी सीमा सुरक्षित करना चाहेगा। ठीक है, अब जरा रिटेल यानी खुदरा बाजार की दुनिया में चलते हैं। वहां भी कुछ बड़ा हो रहा है। बताइए। वो कनाडा की एक बड़ी डिस्काउंट चेन है, डॉलरामा। हाँ, सुना है। वो ऑस्ट्रेलिया के बाजार में एंट्री मार रही है, और वो भी बड़े धमाकेदार तरीके से। कैसे? उनकी योजना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो मौजूदा डिस्काउंट चेन है, द रिजेक्ट शॉप, हाँ, वो काफी पुरानी है वहाँ। उसे धीरे धीरे खत्म करके उसकी जगह 2034 तक 700 नए डॉलरामा स्टोर खोलेंगे पूरे ऑस्ट्रेलिया में। 700 स्टोर? ये तो बहुत बड़ा प्लान है, एक जमे जमाए ब्रांड को हटाना। हाँ, यही तो। ये तो ऑस्ट्रेलिया के रिटेल लैंडस्केप को बदल सकता है। बड़ा दाव है ये। बिल्कुल है, बहुत महत्वाकांक्षी और जोखिम भरा भी। द रिजेक्ट शॉप की अपनी लॉयल्टी होगी। सही। डॉलरामा को सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई ग्राहकों को अपने मॉडल के लिए मनाना भी होगा। ये दिखाता है भी कंपनियां ग्रोथ के लिए कितने बड़े कदम उठाने को तैयार हैं। जी हाँ, इसकी सफलता या असफलता दूसरों के लिए एक केस स्टडी बनेगी। और आखिर में सोने चांदी की बात, उनकी कीमतों में भी आजकल तेजी है। हाँ, वो भी खैर। कहा जा रहा है कि वजह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरें घटने की उम्मीद। जी, ये एक आम पैटर्न है।
जब लगता है ब्याज दरें गिरेंगी तो बॉन्ड जैसे एसेट कम आकर्षक हो जाते हैं। और फिर पैसा सोने चांदी में जाता है। हाँ, क्योंकि सोना चांदी को मुश्किल वक्त में सुरक्षित माना जाता है और दरें घटने से इन्हें होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम हो जाती है। अच्छा, तो निवेशक इनकी तरफ आते हैं। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए, जैसा कुछ रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं, जैसे जिंक सोर्सिंग। हाँ, कि भले ही मैन्युफैक्चरिंग कुछ धीमी हुई हो, पर वैश्विक व्यापार में चीन की सप्लाई चेन की जो ताकत है वो अभी भी बहुत अहम है, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से क्या निकल कर आया? एशिया में एक अजीब सी स्थिति है। मैन्युफैक्चरिंग स्लो पर एआई बूम कर रहा है। जी, व्यापार के नियम बदल रहे हैं, टैरिफ अनिश्चितता ला रहे हैं, सप्लाई चेन रीशेप हो रही हैं। वो विखंडित वैश्वीकरण वाली बात दो महत्वपूर्ण है। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं दबाव में है, एक्सपोर्ट पर, रुपए पर। गुयाना जैसे देश अपनी किस्मत के चौराहे पर हैं। और इन सब के बीच बड़े रक्षा सौदे, बड़े कॉरपोरेट विस्तार, काफी कुछ चल रहा है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता, बदलाव और रणनीतिक रीअलाइनमेंट के दौर से गुजर रही है। वो विखंडित वैश्वीकरण शायद सबसे बड़ा टेकअवे है। दुनिया अलग नहीं हो रही, पर व्यापार और निवेश अब ज्यादा रणनीतिक सोच से हो रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, जियोपॉलिटिक्स, ये सब फैक्टर बन गए हैं। जी हाँ, कंपनियां और सरकारें दोनों इस नई हकीकत से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं। रिस्क कम करना और भविष्य के लिए मजबूत बनना, यही सबका लक्ष्य है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी, जिस तरह सप्लाई चेन बदल रही हैं और एआई, ग्रीन टेक जैसे सेक्टर उभर रहे हैं, क्या लगता है आज से सिर्फ 5 साल बाद वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन कितना अलग दिख सकता है? क्या आज के दिग्गज पिछड़ेंगे और नए खिलाड़ी उभरेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर गुयाना के उदाहरण को देखें तो जो देश अचानक अमीर हो जाते हैं प्राकृतिक संसाधनों से, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि वो इस पैसे को उड़ा न दें, बल्कि स्थायी विकास में कैसे बदलें। हाँ, उस संसाधन अभिशाप से कैसे बचें? ये भी सोचने वाली बात है।